दोस्तों, यह कहानी एक 24 साल की खूबसूरत और नौजवान विधवा आईपीएस मैडम की है। उनके पति की मौत एक मिशन के दौरान हो गई थी। अपनी सहेली के मशवरे पर उन्होंने अपने घर में एक 27 साल के नौजवान लड़के को नौकर रख लिया। वक्रत के साथ नौकर की बातें और आदतें उनके दिवंगत पति से मिलती जुलती महसूस होने लगी। यही वजह थी कि आईपीएस मैडम को वह लड़का अच्छा लगने लगा। एक रात तकरीबन 12 बजे आईपीएस मैडम ने नौकर को अपने बेडरूम में बुलाया। उसके बाद जो कुछ हुआ वह ऐसा था जिसकी ख्वाहिश बहुत से लोग करते हैं, मगर नसीब सबको नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे नौकर के हाथ किस्मत की कुंडी लग गई हो। अब ना उसे पत्नी की जरूरत थी, ना पैसों की फिक्र। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होने लगी और घर बैठे पैसा आने लगा। आखिर इस आईपीएस मैडम को इस नौकर में ऐसी क्या बात पसंद आ गई कि वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने पर मजबूर हो गई। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसलमेर शहर के किनारे एक पुरानी बंगला गीता बंगला खड़ा था। आंगन में लगा बूढ़ा पीपल का पेड़, दीवारों पर वक्त की मार के निशान और लकड़ी के दरवाजे जो हल्की हवा में चरचरा उठते थे, यह सब उस घर की तन्हाई की कहानी सुनाते थे। उसी खामोश और सुनसान बंगले में रहती थी आईपीएस शीतल तिवारी। सिर्फ 24 साल की उम्र में वो अपनी जहन्त, हौसले और सख्त मिजाजी की वजह से पूरे जिले में जानी जाती थी। उनकी आंखों में इंसाफ की चमक थी और चेहरे पर ऐसी दिलकशी की देखने वाला पल भर को रुक जाए। लेकिन 3 साल पहले एक पुलिस ऑपरेशन में उनके पति डीआईजी सतेंद्र तिवारी शहीद हो गए। सतेंद्र ईमानदार और निडर अफसर थे और उनकी मौत ने शीतल की जिंदगी की रोशनी छीन ली। गम को उन्होंने दिल में छुपाकर अपनी ड्यूटी में झोंक दिया और जिले की सबसे कम उम्र सख्तगीर आईपीएस बन गई। वो इस बड़े बंगले में अकेली रहती थी। कई बार माँ बाप ने कहा कि शहर के किसी आरामदायक फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ, मगर शीतल को इस घर की हर दीवार, हर कमरे में सतेंद्र की यादें महसूस होती, इसलिए वह यहाँ से हटना नहीं चाहती थी। रोज सुबह वो वर्दी पहनकर दफ्तर के लिए निकलती, शाम तक केस और फाइलों में उलझी रहती और रात गए थकी हारी लौटती। मगर जैसे ही बंगले के अंदर कदम रखती, गहरा सन्नाटा उनके दिल पर बोझ डाल देता। एक शाम जब वह खिड़की के पास खड़ी बारिश की खतरों को देख रही थी, उनकी पुरानी दोस्त इंस्पेक्टर पूजा सिंह मिलने आई। चाय पीते हुए पूजा ने संजीदगी से कहा, शीतल, तुम्हें कोई नौकर रख लेना चाहिए। घर के काम भी संभल जाएंगे और तुम्हें अकेलापन भी कम लगेगा। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, घर का काम भी संभल जाएगा और तुम्हारा दिल भी हल्का रहेगा। शीतल ने पहले तो इनकार किया, लेकिन पूजा के लगातार इसरार के आगे आखिरकार हार मान ली। कुछ दिन बाद एक दोपहर को पूजा खुद एक लड़के को उनके बंगले तक ले आई। यह लड़का 27 साल का था, दुबला पतला मगर हल्की सी मजबूती वाले जिस्म का, चमकती आंखें और चेहरे पर मासूम मगर पुरएतमाद मुस्कान। उसका नाम रजत था। रजत ने आते ही नमस्ते कहा और फिर धीरे से बंगले के आंगन में खड़ा हो गया। उसके पांव में घिसे हुए पुराने चप्पल थे, हाथ में एक छोटा सा कपड़ों का थैला और आंखों में ऐसा सुकून जैसे यह जगह उसके लिए अनजानी ना हो। शीतल ने उसे काम पर रख लिया। अब वही खाना बनाता, घर की सफाई करता, बगीचे की देखरेख करता और दूसरे छोटे मोटे काम संभालता। मगर एक बात शीतल को अजीब लगती, रजत हर काम इतनी सफाई और तरीके से करता जैसे बरसों से यह घर उसका हो। खास बात यह कि जब वह चाय बनाता, उसकी खुशबू और चाय बिल्कुल वैसा ही होता जैसा सतेंद्र की पसंदीदा चाय का था। शुरू में शीतल ने इसे महज इत्तेफाक समझा, मगर वक्त के साथ साथ रजत की छोटी छोटी आदतें
उन्हें चौंकाने लगी। मतलब वो हमेशा शीतल की पसंदीदा किताबों को शेल्फ पर उसी तरीके से रखता जैसे सतेंद्र रखा करते थे। एक रात शीतल ने अपनी डायरी में कुछ लिखा और अगली सुबह देखा कि डायरी उसी सोफे पर खुली हुई है जैसे कोई रात में उसे पढ़कर गया हो। अब उनके दिल में सवाल उठने लगा, क्या यह लड़का वाकई एक आम नौकर है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? एक रात जब बारिश जोरों से बरस रही थी और शीतल ड्यूटी से लौट रही थी, बंगले की बत्ती तेज आंधी और बारिश की वजह से चली गई। उन्होंने टॉर्च जलाकर दरवाजा खोला तो देखा रजत पहले ही हाथ में मोमबत्तियां लिए खड़ा है, जैसे उसे पता हो कि वह इसी वक्त पहुंचेंगी। रजत ने शीतल को देखकर धीमी आवाज में कहा, मैम साहब आप तो पूरी भीग गई हैं। मैं आपके लिए चाय बना दूं? शीतल ने उसकी आंखों में देखा, वही गहराई, वही चमक जो कभी सतेंद्र की आंखों में होती थी। एक लम्हे को उनका दिल जोर से धड़का। वो एकदम घबरा गई और सख्त लहजे में बोली, रजत तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, है ना? सच बताओ क्या बात है? रजत ने एक पल के लिए नजरें झुका लीजिए, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैम साहब मैं तो बस आपका नौकर हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं अभी चाय लाता हूँ। अगले दिन शीतल ने पूजा सिंह को बंगले पर बुलाई। चाय की प्याली हाथ में थामे शीतल ने पूजा से कहा, पूजा मुझे लगता है यह लड़का रजत यह आम नौकर नहीं है। इसकी हरकतें, चाय बनाने का तरीका, बात करने का अंदाज, हर चीज मुझे बार बार सतेंद्र की याद दिलाती है। क्या मैं पागल हो रही हूँ? पूजा ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन शीतल के शक अब गहरे हो चुके थे। उन्होंने पूजा से कहा, तुम रजत की पूरी बैकग्राउंड चेक करो, मैं सच जानना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद पूजा ने रिपोर्ट लाकर दी। शीतल, इसके बारे में कोई खास रिकॉर्ड नहीं मिला। आधार कार्ड और बाकी डिटेल्स तो सही हैं, मगर इससे पहले का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं, जैसे यह लड़का अचानक कहीं से आ गया हो। पूजा ने आगे कहा, हो सकता है यह वाकई एक आम लड़का हो, लेकिन अगर तुम्हें शक है तो हम और गहराई से जांच कर सकते हैं। शीतल ने हाँ में सिर हिलाया, मगर उनके दिल की उलझन कम ना हुई। उस रात शीतल अपने बेडरूम में बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। एक तस्वीर में वो और सतेंद्र शादी के दिन मुस्कुरा रहे थे और सतेंद्र ने सभी करीबी लोगों को एक खास अंगूठी दी थी, जिस पर छोटे अक्षरों में इस भगवान था। वो अंगूठी शीतल हमेशा अपनी डायरी के एक खास हिस्से में रखती थी, लेकिन जब उन्होंने डायरी खोली, अंगूठी वहां मौजूद नहीं थी। शीतल का दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया। यह कैसे गायब हो सकती थी? क्या यह रजत ने ली थी या कोई और इस घर में चुपके से आता जाता था? शीतल का दिमाग शून्य हो गया। क्या यह रजत ने चुराया था या कोई और घर में घुस आया था? अगले दिन शाम को शीतल ने रजत को ड्राइंग रूम में बुलाया। सख्त लहजे में बोली, रजत, मेरी डायरी से एक अंगूठी गायब है, तुम्हें कुछ पता है? रजत ने पूरा सकून आवाज में जवाब दिया, मैम, मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन अगर आपकी कोई कीमती चीज गायब है तो आप बताइए, मैं ढूंढने में मदद करूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी, लेकिन शीतल का शक जरा भी कम ना हुआ। उसी रात शीतल के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, शीतल तुम बहुत सवाल पूछ रही हो, रजत को छोड़ दो वरना तुम्हारी कुर्सी और तुम्हारी जान दोनों खतरे में आ जाएंगी। शीतल के चेहरे का रंग उड़ गया। यह धमकी थी और इसमें रजत का नाम साफ लिखा था। क्या रजत वाकई कोई खतरा था या कोई और शख्स उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था? शीतल ने फौरन पूजा को फोन किया और मैसेज के बारे में बताया।
पूजा ने तुरंत बोली, शीतल, यह मामला गंभीर है। मैं एक टीम भेजती हूँ। तब तक तुम रजत पर खड़ी नजर रखो। लेकिन अब शीतल का ज़हन पूरी तरह उलझ चुका था। उनके सामने बार बार सतेंद्र का चेहरा आ रहा था। क्या रजत कहीं सतेंद्र ही तो नहीं? या यह सिर्फ उनका वहम था? अगले दिन शीतल ने बगीचे में रजत को पौधों में पानी डालते देखा। उसके दाएं हाथ में एक पुरानी सी अंगूठी चमक रही थी, जिस पर कुछ भगवान था। शीतल का दिल जोर से धड़का। क्या यह वही अंगूठी थी? उन्होंने रजत को आवाज दी और पूछा, यह अंगूठी कहाँ से मिली तुम्हें? रजत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैम साहब, यह मेरी माँ की थी। पुरानी याद है, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। एक ऐसी चमक जो शीतल के दिल की धड़कन तेज कर रही थी। अब अनुपमा का दिमाग पूरी तरह से रजत का राज खोलने में लग चुका था। वो जानना चाहती थी कि यह लड़का आखिर है कौन और क्या इसका सतेंद्र की मौत से कोई ताल्लुक है। लेकिन वो यह भी जानती थी, एक गलत कदम उनकी जान ले सकता है। एक उस अंगूठी ने शीतल के शक को और गहरा कर दिया था। क्या यह वाकई रजत की मां की निशानी थी, या वही अंगूठी जो सतेंद्र ने बरसों पहले उन्हें दी थी? शीतल ने तय किया कि बिना जल्दबाजी के वो रजत पर खामोशी से नजर रखेंगी। उनकी पुलिस ट्रेनिंग उन्हें बार बार खबरदार कर रही थी, सावधान रहो। लेकिन दिल का एक कोना अब भी रजत की आंखों में सतेंद्र का अक्स ढूंढ रहा था। अगली सुबह शीतल अपने ऑफिस में बैठी थी जब पूजा ने रजत की बैकग्राउंड पर शुरुआती रिपोर्ट दी। शीतल, रजत का रिकॉर्ड साफ है, लेकिन एक अजीब बात है। इसका आधार कार्ड और बाकी कागजात सिर्फ 3 साल पुराने हैं। इससे पहले का कोई रिकॉर्ड ही नहीं, जैसे वह अचानक कहीं से नमूदार हुआ हो। शीतल ने चुपचाप रिपोर्ट सुनी, लेकिन नजर मेज पर रखी पुरानी फाइल पर की सतेंद्र की मौत से जुड़ी फाइल। उन्होंने धीरे से बोली, पूजा, यह फाइल मुझे दो। शायद कोई पहलू अब तक मेरी नजर से बचा हो। रात को जब शीतल बंगले वापस आई तो रजत किचन में बिजी था। उसने उन्हें देखकर मुस्कुरा कर कहा, मैम साहब, आज आपकी पसंद का राजमा चावल बनाया है। शीतल के दिल की धड़कन तेज हो गई। राजमा चावल सतेंद्र की फेवरेट डिश। उन्होंने रजत को गौर से देखा, मगर कुछ बोली नहीं। खाने के दौरान शीतल ने रजत से पूछ लिया, रजत, तुम पहले कहाँ रहते थे? तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ बताओ। रजत ने चम्मच नीचे रखा और धीमी आवाज में कहा, कहानी कुछ खास नहीं। मैं एक छोटे से गांव का हूँ। माँ बाप बचपन में ही चल बसे। अब बस अकेला हूँ। उसकी आवाज में एक दबा हुआ दर्द था, लेकिन शीतल को लगा वो कुछ छुपा रहा है। उन्होंने बात को वहीं खत्म कर दिया, मगर दिल ही दिल में फैसला कर लिया, वो रजत की असली हकीकत तक जरूर पहुंचेंगी। उसी रात शीतल ने सतेंद्र के केस की फाइल दोबारा खोली। उसमें लिखा था, सतेंद्र एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन का हिस्सा थे, लेकिन उनका शव कभी नहीं मिला। पुलिस ने मान लिया था कि वह मर चुके हैं, मगर शीतल के दिल को हमेशा शक रहा कि सतेंद्र की मौत इतनी साधारण नहीं थी। फाइल में एक और चौंकाने वाली बात थी। ऑपरेशन की रात वहां एक और शख्स भी मौजूद था, मगर उसका बयान अधूरा था। नाम दर्ज नहीं था, बस एक कोड नेम रजू। शीतल का दिमाग झंझना उठा। क्या रजू रजत हो सकता है, या फिर वह इससे भी बड़ा कोई राज छुपा रहा है?
उन्होंने तुरंत पूजा को फोन मिलाया। पूजा, सतेंद्र के केस में जो रजू नाम का गवाह है, उसका पता लगाओ। मुझे उसकी हर डिटेल चाहिए। अगले दिन शीतल ऑफिस में बिजी थी जब पूजा ने एक पुरानी तस्वीर भेजी। यह सतेंद्र के पुलिस ट्रेनिंग के दिनों की तस्वीर थी, जिसमें वह अपने साथियों के साथ खड़े थे। तस्वीर में एक चेहरा शीतल को चौंका गया। वो रजत से मिलता लग रहा था। शीतल के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह वाकई रजत था या आंखों का धोखा? शाम को घर लौटकर उन्होंने रजत को बगीचे में पानी देते देखा। वो करीब गई और तस्वीर दिखाते हुए बोली, यह तुम हो? एक पल के लिए रजत का चेहरा सख्त पड़ गया। फिर वो हल्का सा हंसा, मैम, यह मैं नहीं हूं। शायद कोई और हो जो मुझसे मिलता जुलता है। लेकिन उसकी आंखों में एक खौफ की झलक थी जो शीतल से छुपी ना रह सकी। उसी रात शीतल के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। शीतल, तुम बहुत करीब पहुंच रही हो। रजू को छोड़ दो, वरना तुम्हारा बंगला तुम्हारी कब्र बन जाएगा। शीतल के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। रजू, यह वही नाम था जो फाइल में दर्ज था। अब सवाल यह था, रजत और रजू का रिश्ता क्या है? और क्या रजत दरअसल सतेंद्र ही तो नहीं? शीतल ने फौरन पूजा को बुलाया और उसे वह धमकी भरा मैसेज दिखाया। पूजा ने संजीदगी से बोली, मता, यह लोग तुम्हें डराना चाहते हैं, लेकिन अगर रजत वाकई रजू है तो वह कोई बड़ा राज छुपा रहा है। हमें उस पर दबाव डालना होगा। शीतल ने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं पूजा, अगर सतेंद्र दरअसल रजत है तो मैं उसे डराना नहीं चाहती, और अगर वह कोई और है तो हमें पहले पक्का सबूत चाहिए। अगली सुबह शीतल ने रजत को बंगले के लिविंग रूम में बुलाया। उसका लहजा सख्त था, रजत, अब और छुपाने की जरूरत नहीं। साफ बताओ, तुम रजू हो, है ना? और तुम सतेंद्र को कैसे जानते हो? रजत ने एक लम्हा उसकी आंखों में देखा, फिर सर झुकाकर बोला, मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई रजू नहीं, मैं बस आपका नौकर हूं। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कपकपाहट थी। उसी वक्त बंगले का दरवाजा जोर से बजा। शीतल ने जाकर दरवाजा खोला। सामने पूजा खड़ी थी, हाथ में एक फाइल लिए। उसने वो फाइल शीतल को थमाई। यह रजू का रिकॉर्ड है, तुम्हें यह देखना होगा। शीतल ने फाइल खोली और पहली ही तस्वीर देखते ही उसका दिल बैठ गया। यह रजत की तस्वीर थी। वो अब खामोश खड़ा था। आंखों में एक अजीब सी उदासी के साथ शीतल ने गहरी सांस ली। रजत, अब और झूठ नहीं, तुम कौन हो और सतेंद्र के साथ क्या हुआ था? रजत ने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से कहा, मैडम, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मेरे साथ आना होगा। उसने बंगले के पीछे की तरफ इशारा किया, जहां एक पुराना स्टोर रूम था। शीतल के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या रजत वाकई सतेंद्र था या यह सब एक जाल था? उसकी बातों में ऐसा राज छुपा था जो डर भी पैदा कर रहा था, और सतेंद्र की सच्चाई जानने की चाहत भी बढ़ा रहा था। शीतल ने एक नजर पूजा की तरफ डाली, जो अब भी चुपचाप फाइल के कागजात पलट रही थी। पूजा ने सख्त लहजे में कहा, शीतल, तुम अकेली मत जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन शीतल ने हल्के से सर हिलाई। नहीं पूजा, मुझे रजत पर भरोसा करना होगा। अगर वह सचमुच रजू है तो शायद वह मुझे सतेंद्र की सच्चाई बता सके। तुम बाहर इंतजार करना, और अगर कुछ गलत हुआ
तो मेरे सिग्नल का इंतजार करना। पूजा ने दिल ही दिल में ना चाहते हुए भी हामी भरी, लेकिन जाते जाते उसने अपनी पिस्तौल पर हाथ रखा और रजत को देखा, जिसके चेहरे पर अब खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा दर्द था। चलो, शीतल ने बोली और रजत के पीछे पीछे बंगले के पिछले हिस्से में स्थित पुराने स्टोर रूम की तरफ बढ़ी। स्टोर रूम की पुरानी लकड़ी की दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां बरसों की वीरानी और इंतजार की कहानी सुनाती महसूस हो रही थी। रजत ने एक जंक लगा, ताला खोला और दरवाजा धकेलकर खोला। अंदर धूल, मिट्टी और सड़ांत की बदबू फैली हुई थी। उसने जेब से एक छोटा सा टॉर्च निकाला और अंदर की तरफ इशारा किया। मैडम, यहां वो एक पुराने लकड़ी के बक्से की तरफ बढ़ा। शीतल ने एहतियात से कदम आगे बढ़ाए। एक हाथ अपनी सर्विस रिवॉल्वर पर रखा हुआ था। रजत ने बक्सा खोला। उसमें कुछ पुराने कागज, एक पुराना लैपटॉप और एक छोटा सा लॉक बॉक्स था। उसने लॉक बॉक्स शीतल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह खोलिए, इसमें आपकी सारी सच्चाई है। शीतल ने हिचकिचाते हुए बॉक्स लिया। उसका ताला पासवर्ड से बंद था। पासवर्ड क्या है? शीतल ने पूछा। रजत ने धीमी आवाज में कहा, आप और सतेंद्र की शादी की तारीख। शीतल का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से पासवर्ड डाला। 19,960 और ताला खुल गया। अंदर एक डायरी थी, जिस पर सतेंद्र का नाम लिखा था। शीतल ने डायरी खोली। यह सतेंद्र की अपनी हैंडराइटिंग थी। सभी पर लिखा था कि वो एक बड़े ड्रग और हथियारों के रैकेट की जांच कर रहा था, जिसमें कुछ बड़े पुलिस अफसर और नेता शामिल थे। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो शीतल को बताना कि मैंने हमेशा उससे प्यार किया। रजू मेरी सच्चाई को बताएगा। शीतल की आंखें नम हो गई। उसने रजत की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ा था। रजत, तुम रजू हो, है ना? और तुम सतेंद्र को जानते थे, मगर यह सब पहले क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों झलक रहे थे। रजत ने गहरी सांस ली। मैडम, मैं ही रजू हूं। मैं सतेंद्र का जूनियर था। उस रात जब गोदाम में धमाका हुआ, मैं वहां मौजूद था। सतेंद्र ने मुझे अपने प्लान के बारे में बताया था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं उसकी सच्चाई को बताऊं, मगर मैं उसे बचा ना सका। उसकी आवाज लरज रही थी। शीतल ने डायरी को सीने से लगा लिया। तो सतेंद्र मर चुका है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रजत ने सर झुका लिया। मैडम, मुझे पता नहीं। उस रात के बाद सतेंद्र का कोई निशान नहीं मिला, मगर मैंने सुना है कि रैकेट के लोग आज भी डरते हैं कि वह जिंदा हो सकता है। इसीलिए मैं आपके पास आया, आपके बंगले में काम करने लगा, ताकि आपकी हिफाजत कर सकूं। शीतल का ज़हन उलझ गया। अगर रजत रजू था तो शायद वह सच बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सतेंद्र की परछाई और उस अंगूठी का राज अब भी अनसुलझा था। तभी स्टोर रूम के बाहर से एक तेज आवाज आई, कांच टूटने की। शीतल और रजत ने फौरन अपनी रिवॉल्वर निकाली। शीतल ने रजत को पीछे रहने का इशारा किया। बाहर पूजा की आवाज गूंजी, शीतल, बाहर निकलो, कोई है यहाँ। शीतल और रजत तेजी से स्टोर रूम से बाहर निकले। बंगले के बगीचे में एक शख्स खड़ा था, काले हुड में, और उसके हाथ में एक चमकता हुआ चाकू था।
पूजा ने अपनी पिस्तौल तानी हुई थी, मगर वो शख्स अचानक धुएं के बादल में गायब हो गया। शीतल ने गुस्से से रजत की तरफ देखा। यह क्या था? रजत, तुमने मुझे जाल में फंसाया है। रजत ने तुरंत कहा। मैडम, मुझ पर भरोसा करें। यह वही लोग हैं जिन्होंने सतेंद्र को मारा। अब वो आपके पीछे हैं, क्योंकि आपको डायरी मिल गई है। पूजा ने शीतल का हाथ पकड़कर बोली। शीतल, अब रिस्क मत लो। यह डायरी मेरे पास रहेगी। मैं इसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगी। तुम और रजत मेरे साथ चलो। शीतल ने सख्त लहजे में जवाब दिया। नहीं पूजा, अगर रजत सच बोल रहा है तो मुझे इस रैकेट का पर्दाफाश करना होगा। सतेंद्र के लिए उसी रात शीतल के फोन पर एक और अनजान मैसेज आया। शीतल, तुमने डायरी देख ली। अब तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। कल रात 11 बजे पुराने गोदाम के पास अकेले आना। शीतल का दिल गुस्से और दर्द से भर गया। यह वही गोदाम था जहां सतेंद्र की मौत हुई थी। क्या यह सच का आखिरी मौका था या एक और जाल? उसने मैसेज रजत को दिखाया। रजत ने गंभीर आवाज में कहा, मैडम, यह लोग आपको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। शीतल ने उसकी आंखों में देखा। उनमें सतेंद्र जैसा ही जुनून झलक रहा था। उसने सर हिलाया। ठीक है रजत, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो वो अधूरा छोड़कर आगे बढ़ गई। शीतल के दिल में अब उस रात की मुलाकात के लिए पूरी तैयारी थी। पुराने गोदाम का नाम सुनते ही सतेंद्र की यादें ताजा हो गई, मगर साथ ही एक जलन भी थी उस रैकेट को बेनकाब करने की जिसने उसकी जिंदगी छीन ली थी। रजत पर उसका शक अभी बाकी था, मगर उसकी आंखों में सच्चाई और सतेंद्र जैसी हरकतें उसे रोक रही थी। शीतल ने पूजा को मैसेज के बारे में बताया और सख्त हिदायत दी। पूजा, तुम और तुम्हारी टीम गोदाम के आसपास छुपकर नजर रखना, लेकिन जब तक मैं सिग्नल ना दूं कोई कदम मत उठाना। रात के 11:45 पर शीतल और रजत पुराने गोदाम की तरफ रवाना हुए। बारिश की हल्की बूंदें उनके चेहरों पर पड़ रही थी और दिल में एक खामोश डरावनी सनसनी फैली हुई थी। गोदाम का सन्नाटा सांस सांस में गूंज रहा था। शीतल ने अपनी सर्विस रिवाल्वर कमर में अड़ा रखी थी और रजत के पास एक छोटा सा चाकू था। टूटे फूटे गेट के करीब पहुंचते ही शीतल ने धीमी आवाज में कहा, अगर यह जाल है रजत तो तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। रजत ने गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा। मैडम, मैं आपके साथ हूं, चाहे जो हो जाए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी जो शीतल को सतेंद्र की याद दिला गई। गोदाम के अंदर पूरा अंधेरा था। बस एक कोने में टिमटिमाती लालटेन की मध्यम रोशनी नजर आ रही थी। शीतल और रजत धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। अचानक एक ठंडी भारी आवाज गूंजी, शीतल तिवारी, तुम बहुत जिद्दी हो। साए में से एक लंबा आदमी निकला जिसके चेहरे पर काला मास्क था। उसके पीछे 2 और आदमी थे, दोनों के हाथों में बंदूकें। शीतल ने तुरंत रिवाल्वर निकाली और सख्त लहजे में बोली, तुम कौन हो और सतेंद्र के साथ क्या हुआ था? मास्क वाले ने कर्कश हंसी हंसी
सतेंद्र, वो एक गलती था जो हमारे रास्ते में आ गया, और अब तुम वही गलती दोहरा रही हो। उसने जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। इसमें वो सारा डाटा है जो सतेंद्र ने चुराया था। ड्रग्स, हथियार और सोना, हमारे सारे इम्पेशंस। लेकिन अब यह डाटा वापस हमारे पास है, और तुम अब बस एक कहानी बनकर रह जाओगी। शीतल का खून खौल उठा। उसने रजत की तरफ देखा, जो चुपचाप मास्क वाले को घूर रहा था। अचानक रजत ने चाकू पूरी ताकत से फेंका। चाकू सीधा मास्क वाले के हाथ में जा लगा और डिवाइस जमीन पर गिर गया। मास्क वाला दर्द से चीखा और उसके दोनों साथी बंदूक ताने शीतल की तरफ बढ़ गए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, बाहर से गोदाम पर छापा पड़ गया। गोलियां चली। शोर और धमाकों के बीच चंद ही मिनटों में मास्क वाले के दोनों साथी जमीन पर गिर चुके थे। मास्क वाला भागने की कोशिश कर रहा था, मगर रजत ने लपककर उसे दबोच लिया। शीतल ने आगे बढ़कर उसका मास्क उतारा, और सामने था एक जाना पहचाना चेहरा। भूपेश सिंह, एक रिटायर्ड डीआईजी, और सतेंद्र का पूर्व सीनियर। शीतल के चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों थे। भूपेश ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, शीतल, तुम और सतेंद्र दोनों बहुत जिद्दी थे। मैंने उसे चेतावनी दी थी, जीवन ने भी दी, लेकिन तुम दोनों बाज ना आए। वो जमीन पर पड़ा, डिवाइस उठाने के लिए झुका, मगर शीतल ने तुरंत एक लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। उसी पल रजत ने सबकी तरफ देखा और बोला, मैडम, अब वक्त आ गया है। उसने जेब से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला। शीतल की सांस थम गई। यह वही पेंडेंट था जो उसने सतेंद्र को उनकी पहली सालगिरह पर तोहफे में दिया था। शीतल की आंखें फैल गई। रजत, तुम सतेंद्र हो? रजत यानी सतेंद्र ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं सतेंद्र हूं। उस रात गोदाम में मैं बच गया था, लेकिन जानता था कि अगर मैं सामने आया तो वह तुम्हें निशाना बनाएंगे। इसलिए मैंने अपनी मौत का नाटक रचा और रज्जू बनकर उस रैकेट को ट्रैक करता रहा। रजत के रूप में मैं तुम्हारे पास आया ताकि तुम सुरक्षित रहो। शीतल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से सतेंद्र को गले लगा लिया। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? मैंने हर दिन तुम्हें मरता हुआ देखा। सतेंद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था शीतल, लेकिन अब हम साथ हैं। इसी दौरान टीम ने भूपेश को हथकड़ियां पहना दी। डिवाइस में मौजूद डाटा ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। भूपेश के साथ कई बड़े बिजनेसमैन और पुलिस अफसर गिरफ्तार हुए। सतेंद्र और टीम ने मिलकर यह डाटा जनता के सामने लाया और रैकेट पूरी तरह तबाह हो गया। कुछ महीनों बाद शीतल और सतेंद्र एक पुराने बंगले में फिर साथ थे। शीतल ने आईपीएस की कुर्सी छोड़ दी थी और दोनों ने मिलकर एक एनजीओ बना ली थी जो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाती थी। एक सुबह बंगले के बगीचे में बैठे हुए शीतल ने सतेंद्र को एक कप चाय थमाई और हंसते हुए कहा, तुम्हारी चाय अब भी मेरे दिल को छू जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।